राउंड स्लो में सेकंड पार्ट लिखिएगा, व्हेन सॉल्यूट आर नॉन वोलेटाइल, व्हेन सॉल्यूट आर नॉन वोलेटाइल, ठीक है, आर एडेड इनटू वोलेटाइल सॉल्वेंट। वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। ये हमारा नया सेकंड पार्ट है राउंड फ्लो का, ध्यान से पढ़िएगा कौन सा पूछा है उन्होंने, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इधर देखिएगा, एक कंटेनर ले लें, पहले इसको लिख लो, चलो, व्हेन सॉल्यूट आर नॉन वोलेटाइल आर एडेड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। चलो भाई अब देखिएगा, कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या ले लिया है, वाटर। वाटर कैसा है, सॉल्वेंट होता है वाटर, और वाटर क्या होता है, वोलेटाइल होता है, और सॉल्वेंट को हम लोग क्या मानते हैं, ए ले लेते हैं, ठीक है भाई। अब देखिएगा, यहां पर आपने इसमें शुगर ऐड कर दी, शुगर ऐड कर दो या फिर ग्लूकोज ऐड कर दो, ठीक है, वो ज्यादा ठीक है। नॉन वोलेटाइल का मतलब समझते हो, ऐसा सॉल्यूट जिसकी वेपर ना बनती हो, तो ग्लूकोज की वेपर नहीं बनती। अब ग्लूकोज को है ना गर्म करो, गर्म करोगे तो क्या वो जल जाएगा, ब्लैक हो जाएगा नीचे, लेकिन कभी भी उसकी वेपर नहीं बनेगी। तो मैंने यहाँ क्या ले लिया, शुगर ले लिया, ग्लूकोज ले लिया। अब मुझे बताओ एक बात, यहां पर वेपर क्रिएट होगी तो सिर्फ किसकी होगी, सॉल्वेंट की। सॉल्यूट तो वेपर बनाता ही नहीं है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कौन वेपर बनाता है, सॉल्वेंट, जो कि कैसा है, वोलेटाइल। सॉल्यूट नहीं बनाएगा, सॉरी, सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, उससे वेपर नहीं बनती। ठीक बात है क्या, तो यहां ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ पीए की बात करनी है। यहाँ पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से। बताओ पीबी को मैं यूज क्यों नहीं कर रहा हूं, बिकॉज पीबी क्या है, नॉन वोलेटाइल है। वहां दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट किया था, पीए और पीबी के लिए, यहाँ पीए के लिए ही कैलकुलेट करना पड़ रहा है, क्योंकि टोटल ये बेचारा जो कुछ भी है, ठीक है। तो पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स, ठीक है। अब देखना इसको कैसे करना है, ये मैंने यहां लिख दिया, ये ऐसा लिख लो पहले, अगर सिस्टमेटिकली लिखना है तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अब इसको रटना नहीं है, इसके लिए अगर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, कितना आसान है, देखो, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ऐसा स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, कब, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड हो रहा है, ठीक है। आसान है भाई, घबराना नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आप रटना मत। वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय प्योर स्टेट में, ये पी नोट क्या है, प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे पी इज इक्वल टू, मैं एक्स ए को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स बी। ऐसे कैसे लिख दिया, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है। तो एक्स ए है हमारे पास में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, समझ में आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। बहुत आसान है। अब देखिए पी ए क्या करूं मैं, इसको बाहर ले आता हूं, तो ये हो गया पी ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। इसको उठा के इधर ले आया, सिंपल है। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं, पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया इसका। तो देखो पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी, मतलब क्या किया मैंने पता है, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेके इस माइनस को उड़ा सकता हूं। यहां पर अब देखिएगा मुझे क्या वैल्यू चाहिए, एक्स बी की वैल्यू चाहिए, तो पी नॉट ए नीचे आ जाएगा, तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये पी नॉट ए अपॉन में आ गया है, और ये क्या हो गया, एक्स बी। ये फॉर्मूला हमारा जनरेट हो गया है। वहां पी टोटल कुछ और आया था, यहाँ पी टोटल यही है, बिकॉज यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है ए। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। सर फोर्थ स्टेप बताना वापस। देखो फोर्थ स्टेप में कुछ नहीं किया भाई, पी ए है, यहाँ पे इस पी नॉट ए को इधर लेके आ गया, पी नॉट ए को मैं इधर लेके आ गया, तो ये पी ए, तो ये प्लस था तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, पी नॉट ए हो गया ये इधर वही बचा रह गया। अब क्या किया मैंने, इसको पी नॉट ए को मैं प्लस लिख रहा हूँ, इसको माइनस लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, इस माइनस से इस माइनस को उड़ा दिया भाई, बाहर माइनस कॉमन लिया ना, तो माइनस से माइनस उड़ गया, और ये साइन क्या हो गया, उल्टा हो गया,
समझ गए? तो यहां पर आपको एक्स पी नोट ए को फिर नीचे ले गए, बस सिंपल सा है, माइनस लोगे, माइनस कॉमन लेके माइनस से काट दिया। चलो भाई नेक्स्ट, इसका ग्राफ तो बड़ा आसानी से बना लोगे आप। कैसे बनेगा? एक ही ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स सी वाला, ये रहा, इसे नोट कर लीजिए आराम से। सर इसमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना था क्या? यस मतलब आता है इसमें, क्योंकि सॉल्यूट पे ही तो डिपेंड कर रहा है, उसका मोल फ्रैक्शन कम हो गया है। एक्स बी जो है ना, एक्स बी वो कैलकुलेट करना होता है। और एक्स बी नहीं भाई, इसमें तो बहुत जबरदस्त बातें पूछते हैं ये लोग, अभी बताऊंगा क्या। लिखते हैं पहले यहां तक। मतलब आप सोचिए, आप लोगों का एक्स भी आ गया है, जबकि उससे वेपर प्रेशर तो डिसाइड होता ही नहीं है, बट वो उसको इफेक्ट डालता है, इसलिए एक्स भी आया ये। इसका एक नाम और है जो हम बाद में पढ़ेंगे, RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ लेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। राउल्ट्स लॉ से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, राउल्ट्स लॉ और एक वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें बी की बातें क्यों नहीं की हमने? क्योंकि बी तो नॉन वोलेटाइल है, उससे वेपर ही नहीं बनता, वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होता उससे। हाँ बट उसके मोल फ्रैक्शन इफेक्टेड डाल रहे हैं, देखो वेपर प्रेशर की कहीं बात नहीं आई, पीबी या पी नॉट भी कहीं नहीं आ रहा है, क्योंकि वेपर नहीं बन रही है, फिर भी एक्स भी आया है, इसका मतलब उसकी प्रेजेंस से तो है ना टोटल वेपर प्रेशर इफेक्ट हो रहा है। कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, कम ही हो रहा है और ज्यादा तो कहां से होगा। पीवी नहीं लेने का रीजन समझ में आ गया ना, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। चलो नेक्स्ट, अब देखिए भाई, यहां पे आपके पास में जो रिजल्ट आया है ना, वो क्या आया है, मैं यहां लिख रहा हूं वापस से, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, ये रिजल्ट है। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। बताइए एक्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, बी क्या है, कंपोनेंट। अब एक्स बी लिखना है मुझे, एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, उसके मोल अपॉन टोटल मोल, तो इसके मोल कितने हैं, एन बी अपॉन टोटल मोल कितना हो गया, एन ए प्लस एन बी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जिसका कैलकुलेट करना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल, बात खत्म। अब देखिए मोल एग्जामिनर कभी भी नहीं देगा, उसके लिए मास देगा, तो एक्स बी इज इक्वल टू एन बी को क्या लिख सकता हूं, मास अपॉन मोलर मास, मतलब मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। भाई मोल क्या होता है पता है ना आपको, मोल एन, मास अपॉन मोलर मास, ये हमने पहले पढ़ा है, मोलर मास, ठीक है। तो देखिए एन बी मतलब क्या हो गया, बी का मास अपॉन बी का मोलर मास, तो इसको लिखेंगे मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। तो मास ऑफ बी को पता है आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू बी, नोटिफिकेशन है कुछ भी ले लीजिए, डब्ल्यू बी, और इसको क्या लिख दिया, एम बी, मोलर मास को एम से रिप्रेजेंट कर दिया, बी का मोलर मास अपॉन, ये तो सिर्फ अभी एन बी लिखा है मैंने, एन क्या होता है, मोल, मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, बी का चल रहा है तो बी भी लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, मास ऑफ बी को क्या लिख दिया, डब्ल्यू बी, मोलर मास ऑफ बी को क्या लिख दिया, एम बी, सिंपल। अब मुझे बताओ एन ए क्या है, मोल ऑफ ए, तो उसको क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, ठीक है भाई, तो यहां लिखूंगा मैं मास ऑफ ए अपॉन
मोलर मास ऑफ ए, इसको सिंप्लीफाई लिख दो, मास को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डब्ल्यू ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए क्या हो गया, एम ए। भाई इसको नोटिफिकेशन लिख रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, प्लस एन बी क्या है, मोल ऑफ बी, जो कि हम पहले लिख चुके हैं, डब्ल्यू बी बाई एम बी, तो ये मैं डायरेक्ट यूज कर लूं क्या, डब्ल्यू बी बाय एम बी। अब देखो फॉर्मूला हमारा कैसा बन गया है, एक्स बी का फॉर्मूला क्या हो गया है, ये हो गया डब्ल्यू बी बाय एम बी। ठीक बात है। यहां क्या है, यहां ऑलरेडी क्या है हमारे पास में, डब्ल्यू ए, ये एम ए ऊपर चला गया, ओके, और प्लस में क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू बी, और ये ऊपर जाके क्या हो गया, इनटू में क्या आ गया ऊपर, एम बी। कंफ्यूज मत होना, ये डब्ल्यू ए एम बी में कुछ भी, इनको हमने सिर्फ कंसिडर किया है। ठीक है, अब आप कुछ मत करो, अब आप है ना इस एक्स बी की वैल्यू वहां पुट कर दो सीधा सा, या इतना इतना अगर लेंदी नहीं करना ना आपको, तो इतना सा लिखो, देखो एक्स बी को मैं क्या लिख देता हूं, डब्ल्यू बी बाय एम बी अपॉन डब्ल्यू ए बाय एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाय एम बी। मतलब आप न्यूमेरिकल करोगे तब इधर उधर कर लेना। अब ये एक्स बी उठा के यहाँ पे पुट कर दो, एक्स बी की वैल्यू वहां पुट कर रहा हूं, कितना आसान हो गया है, देखना कितना सिंपल भी हो गया है। यहाँ लिख रहा हूं पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, एक्स बी को इतना सब कुछ लिखा है मैंने, है ना, डब्ल्यू बी बाय एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आप लोगों को, मेरी बात दोबारा सुनिए। ये एक्स बी था क्या, ये था मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है भाई, मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल। अच्छा, मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, बी का मास पता करना है तो उसको हमने लिख दिया मास ऑफ बी, और मोलर मास ऑफ बी क्या हो गया, एम बी, मतलब इनको नोट कर लिया ऐसा। ऐसे ही एन ए क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। ऐसे ही एनबी को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास। बस सिंपल तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। जिनको ज्यादा ही प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लासेस में, तो ऑफलाइन में मैं दोबारा पढ़ाऊंगा ये चैप्टर, वहां भी समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी तो थोड़ा सा समझिए, 50% भी समझ में आता है तो आगे हेल्प मिलती है फिर। इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप, बता देना भाई कंफ्यूजन हो रहा है तो। ऐसा कुछ है नहीं वैसे, बस इनको मान लिया हमने डब्ल्यू बी एम बी, और वैसे मोल्स ले रहे हैं, बाकी मोल का मास अपॉन मोलर मास से हम इसको लिख रहे हैं। जैसे आपको ये याद नहीं रखना है, ठीक है, सिर्फ ये लिखने के लिए है अभी।
चलो आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट। अब देखिएगा, इसको नहीं याद रखना है, फिर कहा मैंने आपसे, आप लोग बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मैंने लिखा कैसे है। एक्स बी का मतलब समझ गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट, मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। मोल को क्या लिखा, मास अपॉन मोलर मास, इस मोल को भी क्या लिख दिया, मास अपॉन मोलर मास, बस सिंपल है। अब देखिए आप लोगों को एग्जामिनर दे देता है, अगर आप इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दे, फॉर अ डाइल्यूशन, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन होने का मतलब समझते हैं आप, N2 को नेग्लेक्ट कर दें। N2 का मतलब NB, देखो इधर आपने यहाँ पे क्या कंटेनर लिया है, ये आपके पास में लिक्विड है, और इस लिक्विड को मैं A मान रहा था, तो इसका मोल क्या हो गया Na, और ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है, मतलब ये क्या हो गया NB। ठीक है, हम B ले रहे हैं, सॉल्यूट को हम लोग कंसिडर क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट, ये B है हमारे पास में। अब एग्जामिनर ये बोलता है कि इसको डाइल्यूट कर दो, मतलब डाइल्यूट करने का मतलब समझना भाई मेरी बात, इसमें वाटर बहुत ज्यादा है, डाइल्यूट करना मतलब पानी मिला दो इसमें, तो बताओ सॉल्यूट का नंबर तो बहुत कम हो गया, सॉल्यूट का कम हो गया मतलब मोल ऑफ बी कम हो गए एज कंपेयर टू Na, मतलब एन बी को आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। दोबारा सुनना मैं क्या बोल दिया फटाफट से, मैंने क्या करना है कि करना चाहता हूं कि मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना चाहता हूं। जब डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात आती है, इसका मतलब आपको वाटर बढ़ाना पड़ेगा, इसमें वाटर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ए के मोल बढ़ाने पड़ेंगे, ए के मोल बढ़ाने पड़ेंगे मतलब Na बढ़ना पड़ेगा, Na बढ़ेगा। अब मुझे बताओ Na बढ़ेगा तो NB बहुत कम कम नजर आएगा आपको। भाई एक बात बताओ, एक चम्मच चीनी में 5 किलो पानी डाल दो, तो क्या चीनी का क्या कुछ रहेगा क्या उसकी इंपॉर्टेंस, वो तो बराबर हो गई। तो हमने किसको कंसीडर किया है, सिर्फ Na को, क्योंकि पानी ज्यादा हो गया है, NB को आप नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखना, फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये तो मैंने डायग्राम ऐसे ही बना दिया, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन NB कैन बी नेग्लेक्टेड। अच्छा NB को क्यों नेग्लेक्ट किया, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि B हम सॉल्यूट ले रहे हैं, चीनी चीनी कम पड़ गई है, पानी बढ़ गया है, Na बढ़ गया है, तो NB तो उसके कंपैरेटिवली कम ही हो जाएगा। ठीक है, नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन विथ Na। देखो आप लोगों की बुक्स वगैरह में है ना, ये इसको है ना क्या बोला है, इसको N2 बोल दिया, इसको N1 बोल दिया, जो भी बोला है आप देख लेना है ना, Na बोला है, तो इसको N2 बोल रहा है, इसको N1 बोल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई, अब राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन क्या हो गई जरा देखना, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। पहले क्या थी, पहले सुनना जरा क्या थी, N2 क्यों आ रहा है N, देखो पहले इक्वेशन क्या थी, अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी आप लोगों के सामने, वहां पे लिखी थी, ध्यान से देखना, NB अपॉन, कोई लिखेगा नहीं अभी, Na प्लस NB, ऐसा ही लिखा था मैंने, फिर हमने इसको मास अपॉन मोलर मास की फॉर्म में लिखा था। तो आप मुझे एक बात बताओ, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, NB को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, है ना, NB को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला NB क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। ठीक है, अपॉन में बहुत ज्यादा हो गया है, तो वैसे कम हो गया ना भाई, इसको बड़ा हटाने के लिए, नेग्लेक्ट करने के लिए इसे हटाना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या लिख रहा हूं, NB अपॉन Na, ये नोट कर लीजिए भाई। अब आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। नीचे मैंने NB को नेग्लेक्ट करने का रीजन समझ गए ना, क्योंकि इसको हमने डाइल्यूट कर दिया है। चलो आपने अब क्या है ना, हाँ? दोबारा बोलिए। इक्वली एनर्जी, हाँ इक्वल मतलब इक्वल अप्रोक्स इक्वल कर दिया, या इक्वल कर दीजिए, ऐसा लिखते हैं हम लोग, है ना शॉर्ट में। लाइट और चली गई है, कोई बात नहीं। अब देखिएगा क्या होने वाला है, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, अब NB और Na की वैल्यू पुट कर दो, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू, अब देखना क्या करना है आपको, क्या करना है, NB को क्या लिख सकते हो, मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B, सही बात है क्या, अभी बताया था मैंने मोल ऑफ B कैसे लिखते हैं, मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B। अच्छा Na को कैसे लिख सकते हो, आपको पता है Na क्या लिखा जाएगा, Na लिखा जाएगा मास ऑफ A, जिसको मैं क्या बोलूंगा, WA अपॉन मास ऑफ मोलर मास ऑफ A, उसको मैं ऊपर ले गया तो वो क्या बन गया, मोलर मास ऑफ A।
कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा भैया आप लोगों को? बता देना मेरे को, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा ही है, बट चिंता ना करें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। आप अभी तो ये जितना समझ में आ रहा है उतना ठीक है। अरे एन बी को क्या लिखा हम लोगों ने? एन बी को हम लिख रहे हैं मास अपॉन मोलर मास। मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यू से, मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से। तो ये डब्ल्यू हो गया बी के लिए, क्योंकि एन बी लिख रहे हैं, और उसका मोलर मास क्या हो गया? एम बी हो गया। अपॉन में क्या है? एन ए। एन ए को क्या लिखा? एन ए को लिख दिया मास अपॉन मोलर मास। मास को लिख रहे हैं डब्ल्यू से, ए का डब्ल्यू क्या हो गया? डब्ल्यू ए, ये रहा। अपॉन में आता है एम ए, उसको मैं ऊपर ले गया। इस फॉर्मूले को स्टार बना लेना और इसको रट भी सकते हो। इसमें डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक बार जेई में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया। 12th लेवल तक कोई ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इस टॉपिक से, लेकिन फिर भी आना चाहिए आप लोगों को। अब बच्चों का एक प्रश्न होता है जनरली, सर आपने एनबी को कहा कि नेगलेक्ट कर दिया, इस एनबी को क्यों नेगलेक्ट नहीं किया? अरे ये एनबी नेगलेक्ट नहीं होगा, उस एनबी को भी कब नेगलेक्ट किया था? जब वो एनए के साथ था। भाई ये कंटेनर है, इस कंटेनर में एनए और एनबी जब दोनों साथ होते हैं ना, तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। अकेले को कैसे नेगलेक्ट कर दोगे? अकेले वो नेगलेक्ट नहीं कर सकते। एनबी अकेला है, उसको कैसे नेगलेक्ट करोगे? एनए के साथ जब एनबी था, जब हमने इसके मिक्सचर की बात की है ना, तब उसे हटाया था हमने एनबी को, ये ध्यान रखिएगा भाई। तो एनबी नीचे से ही हटता है, ऊपर से नहीं हटेगा, फिर तो उसके मोल ही नहीं है इसका मतलब, और मोल नहीं है तो उसका कोई मोल फ्रैक्शन ही नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? और मोल फ्रैक्शन नहीं है तो फिर हम इतनी बातें क्यों कर रहे हैं उसके बारे में? चलो आगे चलते हैं। बड़ा आसान है, आप डरेंगे तो फिर घबरा जाएंगे तो फिर हो नहीं पाएगा। देखो भाई कितना आसान है। पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये तो आपको ध्यान रखना है। इसको पता है कैसे याद रख सकते हो आप? पी नॉट ए कब है? प्योर स्टेट में, माइनस पी ए जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में आ गया है, और इनिशियली से डिवाइड कर दिया और एक्स बी हो गया। एक्स बी अब रटना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं यहां से क्या करना है। एक्स बी का मतलब समझ गए? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं? मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी एन बी अपॉन टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। आसान है, कर सकते हो ऐसा? ये कर दिया हमने। अब क्या हो गया? मोल है ये, मोल, ये मोल है, ये मोल है। अब मोल को आप लिख भी तो सकते हो यार, मास अपॉन मोलर मास से। तो एन बी को मैं कैसे लिख सकता हूं? मास ऑफ बी, मतलब उसको मैंने क्या बोल दिया? डब्ल्यू बी अपॉन मोलर मास, इसका क्या ले रहा हूं? एम बी। खत्म। तो एन बी के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू यहां पुट कर दूंगा। एन ए की वैल्यू क्या पुट करूंगा? एन ए की वैल्यू होगी मास ऑफ ए, वो क्या है? डब्ल्यू ए, अपॉन मोलर मास ऑफ ए, वो क्या है? एम ए। ये वैल्यू यहां पुट कर दी। डाइल्यूट कर रहे हैं, नीचे वाले जो आपका वो डिनोमिनेटर है उसके अंदर ये एनबी को क्या करना है? उड़ाना है, क्योंकि वो किसके साथ आ रहा है? एनए के साथ। तो ऊपर क्या बच गया? एनबी अपॉन एनए तो बचा। खत्म। ज्यादा घबराएंगे नहीं, इजी है ये सब कुछ। एक बार पढ़ना, नहीं समझ में आता है तो कल फिर मुझसे पूछ लेना, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसमें तो ग्राफ एक ही कॉम्पोनेंट है, कौन सा? पी ए। भाई इसमें तो सिर्फ इसी का ग्राफ बनाना है ना, पी नॉट ए एक्स ए का, क्योंकि बी तो नॉन वोलेटाइल है, उसका तो वेपर प्रेशर ही नहीं लगेगा। जो वेपर प्रेशर नहीं लगेगा तो किस बात का किस बात का हम ग्राफ बनाए वहां? ठीक है, तो देखो ये है एक्स ए की वैल्यू यहाँ कितनी है? 0। यहाँ एक्स ए मैक्सिमम कितना हो गया? 1। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि सी जो है वहां 0 से स्टार्ट, मतलब इंटरसेप्शन 0 है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो इसको। खत्म। पी ए इज इक्वल टू हो गया पी नॉट ए एक्स ए। इसको नोट कर लीजिए, ये सेकंड पार्ट का ग्राफ है। और इसी के साथ राउंड स्क्रू भी खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितना समझ में आ रहा है ठीक है, बाकी जब इसका रिवाइज करेंगे हम लोग, मतलब दोबारा पढ़ाएंगे, तब आप सीख लेना उसको। सुनते जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिमाग में जा ही रहा होगा। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक लिखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नए बच्चे यहाँ से सीख सकते हैं वैसे, है ना, कुछ नया नहीं है इसमें, सबके लिए बिल्कुल बराबर हो जाएगा ये। बस यहाँ नए बच्चे एक चीज देख लेना,
मोल फ्रैक्शन क्या होता है देखना भाई, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं सभी को, क्योंकि यहाँ मोल फ्रैक्शन यूज होने वाला है। देखो ये एक मेरे पास में सॉल्वेंट है वाटर, और इसमें आपने सॉल्यूट ऐड कर रखा है, ठीक है, सॉल्यूट ऐड कर रखा है, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। इसके कुछ मोल ले लिए हमने, जैसे इसके मोल ले लिए Na। मोल, मोल क्या होते हैं? मोल बड़ा आसान सा टर्म होता है, इसका मास अपॉन मोलर मास। जैसे मैं ऐसे बोलता हूं 29 ग्राम ऑफ, सॉरी 36 ग्राम ऑफ वाटर लिया है मैंने, तो ये तो आप ग्राम बोल रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहता ग्राम बोलो, आप क्या बोलो, मोल बोलो। तो आप क्या करोगे, इस ग्राम को डिवाइड कर दोगे किससे, इसके मोलर मास से, जो कि कितना होता है 18, तो ये 2 मोल आ गया। तो 36 ग्राम बोलो या 2 मोल बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो 2 मोल बोलना ज्यादा ठीक है। और मोल हमेशा कब कैसे कैलकुलेट होता है, मास अपॉन मोलर मास से, मतलब जो भी मास देंगे ना एग्जामिनर, उसको आप डिवाइड करना किससे, मोलर मास से। अब जैसे यहाँ पे ले लिया आपने 29 ग्राम ऑफ NaCl, 29 ग्राम ऑफ NaCl, वो घुला हुआ है 36 ग्राम पानी में, तो क्या करना है, ये ग्राम ग्राम नहीं चाहिए मेरे को क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो इसका मोल कैसे निकलेगा, इसका मास 29 और इसका मोलर मास कितना है 58, तो ये 1/2 हो गया, 0.5 हो गया, मतलब 0.5 मोल बोलो या 29 ग्राम बोलो, एक ही बात है। लेकिन हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो आपको मोल वाली वो वैल्यू यूज करनी है, ठीक है भाई। तो आपको ग्राम देंगे हमेशा, आप अपॉन डिवाइड करके मोलर मास से उसको मोल में कन्वर्ट कर लेना। अब देखो इसका मोल निकालना है, ए का, इसका मोल फ्रैक्शन, सॉरी इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसके मोल जिसे हमने Na बोला है अपॉन टोटल मोल Na प्लस Nb, ठीक है। अच्छा XB कैसे निकलेगा, XB ये रहा, मोल किसके, इसके, जो कि क्या है Nb, और टोटल मोल क्या हो जाएंगे Na प्लस Nb, और इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है, खत्म बात। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब लिखे जरा इसके अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगला हेडिंग लिखिएगा, सभी लोग लिख सकते हैं, अब तो आसान टॉपिक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबको समझ में आ जाएगा, लिखना नहीं है लेकिन बस हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं समझाता हूँ अभी। ठीक है, अब सुनिएगा जरा, हाँ अब देखना जरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ये कंटेनर है, खुद सोच के बताना, इस कंटेनर में मैंने यहाँ पे ये ले लिया है सॉल्वेंट, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, सभी लोग सोचना, बताना तो नहीं है, खैर सोचिए कि इस कंटेनर में ये आपके पास में लिक्विड है वाटर, ये सॉल्वेंट है, ठीक है, और सॉल्वेंट को हम हमेशा से क्या मान के चल रहे हैं, ए मान लेते हैं। मुझे बताओ इसका वेपर प्रेशर होगा, प्योर फॉर्म में इसकी बात कर रहा हूं, इसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में होगा P0A, ये मानना है। अच्छा वेपर प्रेशर तो आसान है, क्या इसकी वेपर बनेगी और प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, और उसी को हम क्या बोल देंगे, वेपर प्रेशर। तो प्योर फॉर्म, ये नोट लगा दिए, इसका मतलब समझ गए हो, इसका मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, ठीक है। तो आप लिख सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, वो कुछ कुछ होगा, XYZ कुछ भी ले लो, ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आपने क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ये लो भाई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, चीनी मिला दी इसमें, ग्लूकोज डाल दिया इसमें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये प्योर था उस वक्त इसका वेपर प्रेशर कितना था, P0A, ओके। अब आपने इसमें सॉल्यूट डाल दिया, इसको लिख दो सॉल्यूट B, ध्यान से समझना भाई, सब फालतू बातें हैं बाकी। ये B है, यहाँ पे सॉल्यूट है, और ये नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल। अब आप मुझे बता सकते हो, अब अगर मैंने जब इसमें ऐड कर दिया तो ये सॉल्यूशन बन गया, अब इसको मैं PS बोल देता हूं, मतलब अब इसका जो टोटल वेपर प्रेशर अब जो आएगा उसको मैं बोल रहा हूं PS, S स्टैंड फॉर सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। प्योर फॉर्म में क्या था, P0A, जब ये चीनी नहीं थी उस वक्त वेपर प्रेशर P0A था। अब आपने इसमें सॉल्यूट डाल दिया, मतलब ये क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। अब आप मुझे बताइए, पहले वेपर प्रेशर कैलकुलेट करता और अब वेपर प्रेशर कैलकुलेट करूंगा, कौन से फेज में वेपर ज्यादा बनेगी या कौन से फेज में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, एक ही बात है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कोई पूछने का क्वेश्चन नहीं है,
ये आउट ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हम इसका आंसर भी नहीं दे सकते क्योंकि इतना आसान है। आंसर होगा पहले वेपर ज्यादा थी, मतलब पहले वेपर प्रेशर ज्यादा था। कैसे, सुनिएगा। पहले सिर्फ कौन था भाई, वाटर था। वाटर को हीट करना था, वाटर को हीट करना था, तो ये जो ड्रॉपलेट है वाटर की, ये भी क्या बना रही थी, वेपर। या ये जो जो भी है जिनके ऊपर ये चीनी आके बैठ गई है, ये सब वेपर बना रही थी। ओके, और वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही थी। अब आपने इनके ऊपर किनको बिठा दिया, शुगर पार्टिकल्स को या ग्लूकोज पार्टिकल को। बताओ, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जिसकी हसरत हुआ करती थी कि मैं भी एक दिन क्या बनूंगी, वेपर बनूंगी, और वेपर बन के मैं भी प्रेशर एग्जर्ट करूंगी, लेकिन इसकी उम्मीदों पे कौन आके बैठ गया है, शुगर आके बैठ गई है, या उसने शुगर ने उसको डिसॉल्व कर लिया है। इस पार्टिकल का तो सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि शुगर ने क्या किया, उसके साथ बॉन्डिंग कर ली, बॉन्डिंग कर लिया, यूं मानिए उसको डिसॉल्व कर लिया। ठीक है भाई, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दिए, बाधाएं उत्पन्न कर दी। अब इस वेपर की, इस जो वाटर ड्रॉपलेट है, इसके सपने तो टूट गए ना। तो अब बताओ, पहले के कंपैरेटिवली जब ये फ्री थी तब तो आसानी से वेपर बना रही थी, अब शुगर आ गई, अब वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। कम हुआ कि नहीं हुआ, इसी को बोला जाता है रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। लॉवरिंग का मतलब क्या होता है, कम होना। अभी पढ़ेंगे हम सब कुछ लॉवरिंग। रिलेटिव मतलब पहले के कंपैरेटिव। आप रिलेट करो किसी चीज को, इनिशियल कंडीशन से रिलेट करो। अब क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, वेपर प्रेशर पहले के कंपैरेटिवली कम हो गई है। तो बताओ, ये जो प्रॉपर्टी आरएलवीपी, ये किस पे डिपेंड की, ये की है नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। मतलब सॉल्यूट ऐड करने के बाद ये प्रॉपर्टी कम हो गई, समझ गए। इसीलिए इन प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये नंबर ऑफ सॉल्यूट नहीं होते, सपोज करो चीनी नहीं होती, तो वेपर प्रेशर पे कोई प्रभाव पड़ता है क्या, कोई इफेक्ट ही नहीं होता, आराम से वेपर बन रही थी। लेकिन जैसे ही आपने इसमें 1-2 चम्मच चीनी डाल दी, पहले की कंपेरेटिवली वेपर प्रेशर अब कम हो गया। ठीक बात है क्या, कम हो गया, इट मीन चेंज हो गया। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी को ही बोलते हैं, those property which are depend upon only number of solute, not nature of solute, charge of solute, इन पे डिपेंड नहीं करती, ये बस नंबर पे करती हैं। इसका नंबर बढ़ाते जाओ, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, खत्म। दूसरा देखिए, आप खुद से सोचिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। अब पहले कुछ था, पहले वाटर था, सपोज करो 100 डिग्री था, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए या कम हो जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बढ़ जाना चाहिए। क्यों, पहले सिर्फ वाटर को ही हीट चाहिए थी, अब शुगर को भी चाहिए, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, सेकंड जो केस बताया ना मैंने, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसको बोलते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेट होना मतलब बढ़ जाना, इलिवेट हो गया है। तो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करा ना, ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करी, नंबर ऑफ सॉल्यूट। बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ा, जब वो सॉल्यूट आया, वरना नहीं बढ़ता। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिप्रेस हो गया, डिप्रेस मानी कम हो गया। पहले वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता था, लेकिन अब चीनी भी मिला दिया आपने, तो अब क्या हो गया, 0 पे नहीं होगा, -1 -2 कम हो जाएगा। जैसे वही, एक तो नॉर्मल पानी को आप फ्रीज करो, 0 डिग्री पे बर्फ बन जाएगी उसकी, और उसमें आप चीनी दूध मिला दो या आइसक्रीम बना दो, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ज्यादा कम टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको। और एक ऑस्मोसिस है, जो इसमें तो नहीं समझ पाऊंगा, अलग से एक डायग्राम बनेगा। तो ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड की है, ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड किया है। ठीक है, अब लिखिए एक छोटी सी डेफिनेशन, लिखना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, लिखना दोस प्रॉपर्टी which are depend upon the only number of solute। वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हो गया। 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख दीजिए कॉपी में। देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक एक को पढ़ना है और फिर चैप्टर को खत्म करना है। लास्ट टॉपिक बचेगा हमारा फिर वांट ऑफ फैक्टर, हालांकि वो हटा दिया गया है लेकिन हम पढ़ेंगे उसको। लिखना जरा, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, इसको शॉर्ट में लिखना RLVP। कल डिटेल पढ़ेंगे इसका, ये फर्स्ट है। सेकंड लिखना इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं डेल्टा TB।
कल बता देंगे सारा। थर्ड डिप्रेशन, और यहाँ पे लिख देना 100%, 2022 2022 में 100% क्वेश्चन आएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको लिखना शॉर्ट में डेल्टा टी एफ। और लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करना है पाइप से। बड़े ही आसान है, आपको यूं पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गई कब शुरू हुई थी। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। इसको रिवाइज कर लेना राउल्स लॉ को, फिर भी डाउट है तो मुझे पूछ लेना फिर। ठीक है भाई, ओके।